तो दोस्तों, आज हमारा CDS PYQ है छठा दिन। और मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि हम इस सेशन को कर किस प्रकार रहे हैं, इस सीरीज को ही। एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं कि हम पहले CDS PYQ आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हम करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, ये प्रश्न हम करने वाले हैं और ये सन 2025 CDS के मैथ्स के पेपर के क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, पहले हम इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और फिर हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किन किन कॉन्सेप्टों को हम पर आना चाहिए। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंजेंट ऑफ सर्कल, है क्या नहीं। वृत्त की स्पर्शी से संबंधित, किससे संबंधित? वृत्त की स्पर्शी, वृत्त की स्पर्शी, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखिए, हम क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और हम टेंजेंट, अब टेंजेंट का मतलब होता है मित्रों स्पर्शी। अगर हम एक स्पर्शी खींचे, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है P और मैं यहाँ से क्या खींच रहा हूँ, स्पर्शी। स्पर्शी का मतलब कि एक ऐसी रेखा जो इस सर्कल को केवल टच करके जाए और एक पॉइंट पर टच करे। तो आप बोलोगे बिल्कुल। इसी प्रकार मैं यहाँ से एक स्पर्शी खींच देता हूँ जो केवल क्या करे, इसको टच करे, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे। तो उसको हम स्पर्शी बोलते हैं। तो आप बोलोगे बात समझ में आ गई। जैसे अगर आप स्पर्शी को अब देखोगे, मैंने यहाँ पर क्या खींची है, दो स्पर्शी खींची है और एक ही पॉइंट से खींची है। यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने P और यहाँ से एक ये स्पर्शी खींच दी। सपोज ये जिस पॉइंट पर मिल रही होगी इसको हम बोल लेते हैं A। एक ही पॉइंट पर मिलेगी, एक ही पॉइंट पर। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर मिल रही होगी हम उसे बोलेंगे B। तो PA और PB ये क्या है, ये आपके सामने दो टेंजेंट है। आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमको समझ में आ गई। टेंजेंट का मतलब तो आप समझ गए ना, स्पर्शी। इसका मतलब होता है स्पर्शी, है कि नहीं। स्पर्शी का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे आपने एक ऐसी रेखा खींची जो इस सर्कल को किसी पॉइंट पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार आपने इस पॉइंट से एक ऐसी रेखा खींची जो इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इससे संबंधित जो है थ्योरम पढ़ रहे हैं। अब आपको मैंने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आप बोलोगे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी एक्सप्लेन की थी। अब सपोज मैं आपके सामने क्या खींच रहा हूं, यहां पर इसका कहीं सेंटर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। सपोज यहां पर इसका सेंटर है बीचों बीच, और मैं आपको बताऊं कि मैंने यहां पर टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट के बारे में समझ लीजिए आप। टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है, देखिए टेंजेंशियल पॉइंट, टेंजेंशियल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शीय बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शीय बिंदु, स्पर्शीय बिंदु। देखिए ये जो पॉइंट ए है ना, मैंने पॉइंट P से एक टेंजेंट खींची और ये जो टेंजेंट है ना पॉइंट ए पर, सपोज वो पॉइंट यहाँ पर होगा, इस पर सर्कल को स्पर्श करती हुई जा रही है। तो इस पॉइंट ए को बोलेंगे स्पर्शीय बिंदु या टेंजेंशियल पॉइंट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, टेंजेंशियल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से कोई रेखा सर्कल को स्पर्श करती हुई जाती है, स्पर्श करती हुई। इसी प्रकार नीचे पॉइंट बी जो है इसको भी हम बोलेंगे टेंजेंशियल पॉइंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है। आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से टेंजेंशियल पॉइंट से सेंटर तक रेडियस खींच रहे हो। तो आपने बोला बिल्कुल खींच दी। तो आपने क्या करा कि सेंटर, सेंटर यहाँ पर होगा ना, इस सेंटर का नाम हम क्या रख लेते हैं, ओ। सेंटर का नाम रख लेते हैं, फिर मैं इसको ओ ही बोलूँगा हर बार। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये जो मैंने टेंजेंशियल पॉइंट था, इससे मैंने ओ तक की क्या खींची, लेंथ खींची, और इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये तो रेडियस होती है। तो ये बात तो हम पिछली क्लास में बता चुके थे कि रेडियस होती है ये। तो आप बोलोगे बिल्कुल रेडियस, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अब इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी क्या खींच रहा हूँ, टेंजेंट। दूसरी मैं रेडियस खींच रहा हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने क्या खींच दी, दूसरी रेडियस।
इस पॉइंट ओ से, तो पॉइंट ओ से क्या खींच रहा हूँ मैं, रेडियस। यहाँ तक। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब एक बात और देखिए, मैं पॉइंट पी को किससे मिला रहा हूँ, पॉइंट ओ से। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट पी को मैंने किससे मिला लिया, पॉइंट ओ से। अब आप एक बात बताइए कि आपके सामने जो ये ट्राइंगल बनना है, एक तो ट्राइंगल बनना है ए पी ओ, और दूसरा ट्राइंगल बनना है पी बी ओ। ये आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल हमें ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे ये एंगल ए जो होगा ये 90 होगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो आपको ये बात समझनी है कि अगर हम किसी पॉइंट से जैसे आप समझिए पॉइंट ए, तो हमने पॉइंट पी से पॉइंट ए तक पहले टेंजेंट खींची। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी रेखा जो सर्कल को छूते हुए चली जाए। छूते हुए का मतलब स्पर्श करते हुए, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्शीय रेखा। अब ऐसे ही मैंने यहाँ से स्पर्शीय रेखा खींची। अब मैंने क्या करा, सेंटर से इस स्पर्शीय बिंदु तक क्या खींच दी, एक रेडियस। और रेडियस और ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ओ, सेंटर, सेंटर से अगर आप सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हो तो इनके बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। याद करो कि अगर आप सेंटर से इस टेंजेंट को मिलाते हो, सेंटर से अगर आप टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाते हो, तो आप देखोगे इस टेंजेंट और इस सेंटर से जो आपने रेडियस खींची है, इनके बीच का जो एंगल होता है ये कितना होता है, हमेशा 90, हमेशा, है कि नहीं। तो मैं आपको अलग से इस थ्योरम को बता देता हूँ। देखिए आपने क्या करा, ये सर्कल ले लिया, आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पर एक क्या खींच रहा हूं, स्पर्शी। मैं इस पर एक क्या खींच रहा हूं, स्पर्शी। तो ये मैंने एक ऐसी स्पर्शी खींच ली जो इसको क्या करती हुई जा रही है, टच करते हुए जा रही है इस पॉइंट पर। तो ये जो आपके सामने लाइन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही है। आप बोलोगे बिल्कुल, है कि नहीं, ये क्या होगा, स्पर्शीय बिंदु होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये स्पर्शीय बिंदु होगा। सपोज ये पॉइंट जो है आपके सामने टी है, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट क्या है, टी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका कोई सेंटर होगा। सर्कल का सेंटर का मतलब आप जानते हो ना, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि सेंटर किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप सेंटर से इस स्पर्शीय पॉइंट को मिला दीजिए, स्पर्शीय बिंदु को, तो आप मिला दोगे। अब मैं मेरा प्रश्न ये था आपसे कि आप इस वाले एंगल को बताइए, ये एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एंगल आप बताइए। तो आप बोलोगे ये वाला जो एंगल है यही 90 है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर आप सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हो, अगर आप सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट कौन है, टी, इसको ही तो बोलते हैं हम स्पर्शीय बिंदु। अगर आपने सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया तो रेडियस और ये जो टेंजेंट है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है 90 डिग्री। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। तो यही बात मैं यहाँ बोल रहा था कि ये पी ए क्या है, आपकी टेंजेंट, जैसे ये वाली आपकी टेंजेंट है। और आपने क्या करा, सेंटर से रेडियस को मिला दिया इस टेंजेंशियल पॉइंट से, जैसे यहाँ पर आपने सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया। अब बीच में एंगल कितना बनता है, 90, और यहाँ पे बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये वाला एंगल भी तो उतना ही बनेगा जितना ये बना था, क्योंकि जो सिचुएशन इसके साथ है वही सिचुएशन इसके साथ है, यही वाली तो थ्योरम लग रही है। आप बोलोगे कैसे, देखिए पी भी क्या है आपके सामने, तो आप बोलोगे टेंजेंट, और पॉइंट ओ क्या है, सेंटर। अगर आप सेंटर से इस पॉइंट बी को मिलाते हो तो आप बोलोगे बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, क्योंकि ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में ही तो बनता है 90 डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये भी कितना बनेगा, आप बोलोगे 90 डिग्री। तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। है कि नहीं। अब एक बात बताइए आप मुझे, पी से लेके ओ तक आपने क्या खींच रखी है, ये एक लेंथ खींच रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपके सामने दो ट्राइंगल बन गए, पी बी ओ। इसी प्रकार पी ए ओ, आपके सामने कितने ट्राइंगल बन गए, तो आप बोलोगे दो ट्राइंगल। तो कौन कौन से ट्राइंगल, पी ए ओ, पी बी ओ। अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओगे ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ
बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात आपको समझ में आई कि मैं ये बात बोल कैसे रहा हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप एक बात और बताइए मुझे कि अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली लेंथ कितनी है? तो आप बोलोगे ए ओ रेडियस है। ए ओ क्या है? तो ए ओ रेडियस है। ए ओ क्या है? रेडियस। रेडियस को मैं आर बोल देता हूँ। और आपसे पूछूं मैं ओ बी क्या है? तो आप बोलोगे ओ बी भी क्या है? रेडियस है। ओ बी भी क्या है? रेडियस है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पीबीओ में 90 के सामने पीओ क्या है? तो आप बोलोगे पीओ एक हाइपोटेनियस है। पीओ क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस माने कण, है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम? कण। और यहां पर 90 के सामने हाइपोटेनियस क्या है? तो आप बोलोगे पीओ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राइंगल्स में जो पीओ है वो कण है कि नहीं? देखिए 90 के सामने यहाँ पर भी पीओ है, 90 के सामने यहाँ पर भी पीओ है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली क्लास की, आप याद कीजिए, आर एच एस। तो आप बोलोगे आर एच एस ये क्या है? मैंने बोला था आपसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में कि अगर कभी दो ट्राइंगल आपको आर एच एस वाली प्रॉपर्टी शो करते हुए दिख जाए, है कि नहीं, तो वे दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो आप बोलोगे बिल्कुल याद आ गई हमको। तो ये होते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम। अब आप देखिए ट्राइंगल को गौर से। ट्राइंगल पी ए ओ ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी प्रकार पी बी ओ ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने देखिए हाइपोटेनियस यहाँ पर भी कितनी है? पीओ है। यहाँ पर भी राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस पीओ है। और यहाँ पर रेडियस देखो एओ, और यहाँ पर भी रेडियस ओ भी सेम है ना। तो इसका मतलब दोनों राइट एंगल हैं, दोनों में हाइपोटेनियस सेम है, और दोनों ट्राइंगल में एओ और ये भी क्या है? एओ ही तो है। ओ बी और एओ बराबर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है। तो इसका मतलब साइड भी बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि आर एच एस इन ट्राइंगल में क्या हो गया? अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझते हो? एक जैसे ट्राइंगल। अगर आप बोलोगे अगर आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में, तो आप बताओगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल होते हैं जिन ट्राइंगल की सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बोलोगे आप? दो ऐसे ट्राइंगल जिनकी सभी संगत भुजा, सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, ऐसे ट्राइंगल हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज, है कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अब आप देखिए कि पी ओ ए ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है। पी बी ओ ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप एक बात बताइए अगर ये दोनों राइट एंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी संगत भुजा बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाली जो भुजा है ये रेडियस है, और ये वाली भी रेडियस है, तो इसके संगत कोण क्या होगा? तो आप बोलोगे ये वाला एंगल। तो ये अगर थीटा है तो इसके सामने भी तो थीटा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। ऐसे ही ये कितना होगा? तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब पीओ क्या है? तो पीओ देखोगे एंगल बाई सेक्टर है। पीओ क्या है? एंगल बाई सेक्टर। तो पीओ इज एंगल बाई सेक्टर। पीओ एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर मतलब आप समझते हो? कोण समधी भाजक। कोण कोण समधी भाजक। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ गई। अब आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा और ध्यान लगाइए कि आपने दोनों ट्राइंगल देख लिए, आपने पीओ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये क्या है? एंगल बाई सेक्टर। अब एक बात और पूछूं मैं आपसे कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी संगत भुजा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो बराबर होंगी। आप बोलोगे बिल्कुल। अब 90 के सामने पीओ है, यहाँ पर भी 90 के सामने पीओ है, तो ये तो बराबर है। अब यहाँ पर थीटा के सामने देखिए कितना है? एओ। यहाँ पर देखिए थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने एओ है, तो यहाँ पर भी थीटा के सामने ओ भी है, ये भी बराबर है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस वाले एंगल के सामने क्या है? पी ए, और इस वाले एंगल के सामने क्या है? पी बी। ये दोनों एंगल भी तो बराबर हैं, तो आप बोलोगे पी ए और पी बी भी बराबर होंगी। तो इसका मतलब अगर आप किसी बाहा बिंदु से दो टेंजेंट खींचते हो तो वे बराबर आती हैं, मतलब टेंजेंट बराबर आ गई, टेंजेंट। तो आप बोलोगे पी ए, है नहीं? फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम पी ए एंड पी बी
आर इक्वल। तो इसका मतलब समझ रहे हो, पी ए और पी बी क्या है, पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो पी और पी बी क्या है, इक्वल। इसका मतलब है इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट then tangents will be इक्वल। मतलब टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब क्या होगा ना, अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, है कि नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए ये मैंने आपके सामने क्या ले लिया, एक सर्कल, और ये मैं ले रहा हूँ दूसरा सर्कल। ये मैंने क्या ले लिया आपके सामने, दूसरा सर्कल, और ये दोनों मैंने क्या कर लिए, स्पर्श। अब मुझे इसकी लेंथ क्या करनी है, मुझे बढ़ानी है घटानी है, थोड़ा सा मैं इसको सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ। तो आप बोलोगे कर लीजिए। है कि नहीं। देखिए मैंने दो सर्कल क्या कर लिए एक दूसरे को, यहाँ पर ये क्या करना है, स्पर्श। स्पर्श का तो मतलब आप समझते हो ना, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ, मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ जो इस सर्कल को भी स्पर्श कर रही है और इस सर्कल को भी स्पर्श कर रही है। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, दोनों सर्कल को क्या कर रही है, स्पर्श। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ, सपोज ये पॉइंट ए है आपका, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं ए, और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ बी। तो ए बी क्या है, तो ए बी एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को भी स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पर, है कि नहीं, और इस सर्कल को भी स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पर। तो ए बी एक ऐसी लाइन है जो दोनों सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस लेंथ की आप ए बी की लंबाई बताइए, तो क्या आप ए बी की लंबाई बता सकते हो। मुद्दा क्या है, आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं, ए बी की लंबाई। तो आप बोलोगे देखते हैं भाई किस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक और सर्कल है, आपको क्लास में पेशेंस बनाए रखना है। अगर किसी का भाई मैथ अच्छा है तो डबल की स्पीड पर देख सकता है। तो ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बोली थी। मैंने एक सर्कल आपका क्या ले लिया, दूर। है कि नहीं, मैंने एक ये दूसरा सर्कल बना लिया और एक ये सर्कल बना लिया, और मैं यहाँ पर क्या खींच रहा हूँ, एक टेंजेंट। एक ऐसी रेखा जो दोनों सर्कल को क्या करती है, स्पर्श करती हुई जाए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है, ए है, और इस पॉइंट का नाम पी है। मैंने चलो ए बी पहले बोल दिया था ना, तो इसलिए इन पॉइंटों के नाम थोड़ा अलग रख देते हैं। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन पॉइंटों के नाम रख देते हैं हम। सपोज इसका नाम पी है और इसका नाम क्यों है। तो कोई समस्या, तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है। तो मैं पूछूं आपसे कि आप पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो।
तो आज का हमारा मुद्दा यही है। आज का हमारा मुद्दा क्या है? हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपके पास क्या है, दो सर्कल हैं और आप क्या खींच रहे हो, यहाँ से टेंजेंट और यहाँ से भी टेंजेंट, और आपको इन टेंजेंट की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैं आपको विद डेरिवेशन कि ये किस प्रकार आए, ये सारी छोटी छोटी बातों को तोड़ने वाला हूँ एक एक करके। बस आपको क्लास में अंत तक बने रहना है और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ जो केवल पढ़ते हो, किसी के पास भी नहीं, जो पढ़ते हो बच्चे उनके पास इस कंटेंट को पहुँचाओ। सीरियस एस्पिरेंट के पास पहुँचाओ, जो सीडीएस की तैयारी कर रहा है, इवन कोई सीजीएल मेंस का पेपर देना चाहता है तो वो वाला सिस्टम आप कर सकते हो, वहाँ तक इस कंटेंट को पहुँचा सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट जो है बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब आप देखिए, मैंने आपके सामने क्या खींचे हैं, दो सर्कल, और मैं कह रहा हूँ ए बी की लेंथ बताओ और मैं कह रहा हूँ पी क्यू की लेंथ बताओ। अगर आप देख पा रहे होगे तो दोनों क्वेश्चन में बात तो सेम ही है ना। हमें एक ऐसी टेंजेंट की लंबाई निकालनी है जो इस सर्कल को भी टच करती है, इस सर्कल को भी टच करती है, या आप बोलोगे हमें एक ऐसी टेंजेंट की लंबाई निकालनी है जो इन दोनों सर्कल को टच करती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दोनों सर्कल टच करते हैं और यहाँ पर दोनों सर्कल के बीच में जो है दूरी है कि नहीं, ये टच नहीं करते। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं क्या खींच लेता हूँ, यहाँ से एक, इसके सेंटर से लेकर, सपोज का सेंटर यहाँ होगा, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की एक लेंथ खींच लेता हूँ और मैं इस लेंथ का नाम लिख देता हूँ। सपोज इस लेंथ का नाम क्या है, डी, है कि नहीं? इस लेंथ का क्या नाम है, सपोज डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लेंथ, इस लेंथ का नाम है डी। ये लेंथ आपके सामने कितना है, ये डी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये लेंथ आपके सामने डी है। और इसकी रेडियस जो है, मैं रेडियस बोल देता हूँ, सपोज इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। तो आपको कोई समस्या? तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, तो आप बोलोगे R2। इतने में कोई समस्या है? तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है। ये रेडियस आपके सामने R1 है और ये रेडियस आपके सामने R2 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्या आप बता सकते हो ये वाला एंगल? तो आप बोलोगे 90। अभी पीछे थ्योरम पढ़ाई थी ना मैंने कि सेंटर से अगर आप टेंजेंट को मिलाते हो ना, टेंजेंशियल पॉइंट को, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है 90, इधर भी 90, इधर भी 90। इसी प्रकार आप देखिए, सेंटर से आपने किसको मिलाया, टेंजेंशियल पॉइंट को, और इनके बीच में 90 बन जाएगा। तो आप बोलोगे ये बात तो हमको समझ में आ चुकी है। अब आप देखिए, ये आपके सामने क्या है, एक लाइन है कि नहीं? ये लाइन है ना। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि आप इसी के पैरेलल एक यहाँ पर लाइन खींचे इस वाले पॉइंट से, तो क्या आप खींच सकते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल खींच सकते हैं, है कि नहीं? इसी के पैरेलल खींचनी है, ये बात दिमाग में रखनी है आपको। तो आप बोलोगे वी विल ट्राई। एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो ये दोनों कैसी हो, पैरेलल, और ये पैरेलल तो नहीं बन पा रही है कि नहीं? तो पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं बननी है। हमें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इसके बिल्कुल कैसी हो, पैरेलल हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको डायग्राम क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैरेलल इस प्रकार से है ना ये। तो यहाँ से खींच लेते हैं ना, यहाँ से ए इस पॉइंट से, तो ये खींच गई पैरेलल, होगी पैरेलल। तो आप बोलोगे बिल्कुल, अब ये पैरेलल सी लग रही है। तो यहाँ से हमने क्या खींच ली, पैरेलल, और एक इसके पैरेलल खींची है, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब देखिए, ये जो लेंथ है ये इस वाली लेंथ के पैरेलल है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी कितना, 90 डिग्री। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बात कई बार बता चुका हूँ, इस टाइम तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं, जैसे सपोज ये आपके सामने दो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये सपोज कोई कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कई बार बताया है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल आपका थीटा है ना, तो ये वाला होगा 180 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे कैसे?
क्योंकि पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर ट्रांसवर्सल काटती है तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो मतलब थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 माइनस इन दोनों का सम होगा 180। अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये हो गई आपकी पी क्यू ट्रांसवर्सल। अब आप देखोगे यहाँ 90, यहाँ 90, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आप कहोगे ये बात तो हमने सोची ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। तो अगर मैं इस वाले सेंटर को बोलूँ O1, या आप बोल सकते हो M, और इस वाले को बोलूँ मैं N, तो ये जो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना है P, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ कुछ नया सा, जैसे आप बोल सकते हो T। तो आप देखोगे PTNM एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो आप बोलोगे बिल्कुल कि PTMN एक क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपके सामने इसको बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब आप एक बात बताइए कि PTMN क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें आमने सामने की साइड बराबर होंगी या नहीं होंगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल होंगी। मतलब PT जो है, ये जो PT है बराबर होगा MN के, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये भी तो D होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात समझ में आ चुकी है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या होगी, तो आप बोलोगे D। ये वाली लेंथ जो होगी ये भी तो क्या होगी, ये भी D होगी ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल D होगी। तो देखिए ये लेंथ भी तो D होगी। इसी प्रकार ये R1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी, तो आप बोलोगे R1। तो ये वाली लेंथ होगी R1, है कि नहीं। और ये पूरी लेंथ कितनी थी, तो आप बोलोगे R2। ये पूरी लेंथ थी R2। और मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये वाली मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे पूरी R2 में से अगर मैं इस R1 को घटा दूं, क्योंकि ये R1 है ना, तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये R1 है ना, ये R1, ये R1, पूरी क्या है, आप बोलोगे ये है R2। तो ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे अगर R2 में से मैं R1 को घटा दूं तो ये हो जाएगी R2 माइनस R1। तो ये बात आपको समझ में आई। तो अब आप देखोगे तो ट्राइंगल पी क्यू टी है कि नहीं, टी कम दिख रहा है तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ टी, है कि नहीं, या इससे लिख दूँ मैं इसको। तो ये क्या है, टी। तो ये जो है आपके सामने, या इसको हम क्या कर लेते हैं, हटा ही लेते हैं। ये आपके सामने टी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पी क्यू टी ये कैसा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पी ट्राइंगल पी क्यू टी एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे समझ में आ चुकी है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके सामने ये भी है और आपके सामने ये भी है, ये वाली लेंथ, है कि नहीं, आपके सामने क्यू टी भी है और आपके सामने ये पी टी भी है, तो क्या आप पी क्यू निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे पाइथागोरस, पाइथागोरस से। तो अब देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू टी बाया पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पी क्यू निकालेंगे तो आप बोलोगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस में ये जो बची अनदर साइड क्यू टू की वैल्यू क्या थी, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे आ गई। तो अब यहाँ से क्या आया, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, तो अंडर रोड डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ होगी आपकी किसकी, पी क्यू की। तो ये आप याद कर सकते हो कि ये मैंने कैसे निकाली। अब देखिए इसका नाम और बता देता हूँ मैं, ये एक टेंजेंट है ना, टेंजेंट, ये पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट। इसी प्रकार से अगर आप नीचे से भी खींचोगे ना तो वो भी एक टेंजेंट ही होगी। आप बोलोगे कैसे, कि अगर आप यहाँ से इस प्रकार से कोई लाइन खींचने का प्रयास करो,
तो ये भी क्या होगी, ये भी एक टेंजेंट होगी। और ये जो आपके सामने ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट हो या ये टेंजेंट, दोनों की लेंथ बराबर होगी, है कि नहीं, इतनी ही होगी, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। बोलिए पी क्यू बराबर, इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी है डी, तो डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स, तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स। एंड आर टू माइनस आर वन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द बोथ सर्कल्स। तो आपको क्या करना है, दोनों दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर है आपका आर टू माइनस आर वन, कि आर वन इस सर्कल की रेडियस है, आर टू इस सर्कल की रेडियस है कि नहीं। तो आर टू माइनस आर वन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो ये बात आपको समझ में गई। और डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स, तो डी है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। तो पी क्यू की वैल्यू आप निकालना सीख गए। अब आप ऊपर की तरफ आइए, अगर मैं यहां से बोलूं कि ये भी तो उसी की तरह है, तो आप बोलोगे उसकी तरह तो हमको नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा उसी की तरह है। अभी आपको नजर आएगा, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल, और इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो मैंने दोनों के सेंटर मिला दिए। इस पॉइंट को हम बोलते हैं O1 और इस पॉइंट को बोलते हैं हम O2, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे डी। डी, अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, क्योंकि इसकी त्रिज्या प्लस इसकी त्रिज्या, तो इसका मतलब O1 O2 जो है ना, वास्तव में ये O1 O2 जो है ना, वास्तव में ये दोनों त्रिज्याओं का सम है, इट इज द सम ऑफ बोथ रेडियस, और यही आपका डी है। तो आप बोलोगे ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो इसका मतलब इस वाले प्रश्न में और उस वाले प्रश्न में एक ही डिफरेंस है, कि यहाँ पर m और n के बीच की जो दूरी है ना, वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने उसको d बोला। लेकिन इस वाले प्रश्न में हम d की जगह क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट R1 प्लस R2, और बाकी काम तो सेम है। मतलब यहाँ पर अगर मैं AB की लंबाई निकालूं तो वो क्या आएगी, वो AB की लंबाई आएगी AB बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। बट डिफरेंस क्या रहेगा, कि ये जो ए बी की लंबाई आई है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाए फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम। तो मैं नाम लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो है आपका, ये है फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम, और ये क्या है आपका सेकंड, ये है सेकंड। ये है आपका सेकंड डायग्राम। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम गौर से देखोगे, तो फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम ए बी की जो वैल्यू हमने निकाली थी, वो आई थी आपकी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से बोलूँ, आपको डी की वैल्यू तो गिवन है ना, आप बोलो कैसे, क्योंकि अगर सर्कल, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू जो है, सर्कल टच ईच अदर, तो सर्कल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, मतलब स्पर्श करते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलना चाहिए सर्कल्स, है कि नहीं। तो आप बोलोगे इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना है, तो फिर भी सही लिखना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ से जो हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी क्या है, तो डी है सर्कल टच ईच अदर, और यहाँ पर सर्कल अगर टच करते हैं तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। तो इसका मतलब डी की जगह लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे खुलवाऊँ इसको, तो आप बोलोगे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और माइनस में R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब यहाँ से ए बी की लेंथ क्या आ चुकी है, तो आप बोलोगे अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2
माइनस R2² माइनस R1² प्लस 2R1R2। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो R1R2 कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, ए बी बराबर अंडर रूट 2 और 2 4 4R1R2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × R1R2। और ये जो आपके सामने लेंथ है, यही लेंथ है टेंजेंट की लंबाई। इट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट भी कौन सी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब मैं बताता हूँ ये नाम मैंने कैसे बोला। देखिए आपके सामने जो पी क्यू है ना, ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जितनी लंबाई पी क्यू की होगी उतनी ही इस टेंजेंट की होगी। आप ऊपर से टेंजेंट खींचो या नीचे से खींचो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। दूसरी बात कि अगर आपने ये टेंजेंट खींची है तो ये डायरेक्ट खींची है, सीधी खींची है, सीधी, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींची है। यहाँ से जैसे मैं बोलूँ इस पॉइंट पी से मैं यहाँ से खींच दूँ टेंजेंट ऐसे टेढ़ी, भाई इस सर्कल को टच करते हुए यहाँ से ऐसे निकालते हुए इस पर आपको इस पॉइंट पर निगाह रखनी है, यहाँ से खींच दूं इस प्रकार। तो ये भी तो एक टेंजेंट है, बट ये एक है त्रियक, त्रियक लंबाई, त्रियक, त्रियक स्पर्शी। लेकिन त्रियक का मतलब ट्रांसवर्सल। लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन ये बिल्कुल सीधी टेंजेंट है, इस सर्कल के इस पॉइंट से सीधी टेंजेंट। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट। डायरेक्ट माने सीधी, प्रत्यक्ष। और ये एक टेंजेंट है, और जो टेंजेंट की लंबाई ये होगी वही ये होगी, तो मतलब दोनों टेंजेंट कॉमन है। तो इसीलिए पी क्यू को आप बोलोगे, पी क्यू की लंबाई, पी क्यू को आप बोलोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है कि नहीं। हिंदी में बोलोगे प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्शी। क्या बोलोगे, प्रत्यक्ष, है कि नहीं, उभयनिष्ठ स्पर्शी। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब आप यहाँ देखिए, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ए बी की लेंथ कितनी आई थी, तो आप बोलोगे ए बी का जो मेरा मान आया था ना, ए बी का जो मान आया मेरा, वो निकल के आया 2√R1R2, है कि नहीं। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट दोनों रेडियस की मल्टीप्लाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो अब हम चल सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने प्रश्न ये था, है कि नहीं, ये प्रश्न था आपके सामने। तो ये प्रश्न था आपके सामने। तो अगले 2 प्रश्न के लिए, है कि नहीं, अगले कितने प्रश्न के लिए, 2 प्रश्न के लिए। अगले 2 प्रश्न क्या है आपके सामने। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है एम। 2 प्रश्न करने हैं आपको इसी स्टेटमेंट से। ये आपको बात आती है ना, ये साइकोलॉजी वाली बात, कि भैया हमारे सामने 2 प्रश्न हैं और ये दोनों प्रश्न इसी स्टेटमेंट से सोल्व होंगे। ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसके बारे में अगर आप जानते हो तो आप एकदम धड़ाक दे से प्रश्न को कर दोगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है एम में जिसका नाम, और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त है एन को बाहर रूप से स्पर्श करता, मतलब एक्सटर्नली टेंजेंशियल, मतलब एक्सटर्नली स्पर्श कर रहा, टच कर रहा है। मान लीजिए P और Q वे बिंदु हैं जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्त M और वृत्त N को स्पर्श करती हैं। तो अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है जी, आप बोलोगे बिल्कुल आपने एक सर्कल ले लिया, और इस सर्कल को मैं यहाँ ले आता हूँ, और मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूँ, और इस सर्कल को मैं क्या कर लेता हूँ, स्पर्श। तो स्पर्श हो चुके हैं ना, बिल्कुल हो चुके हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि एक की त्रिज्या तो है 8, एक की त्रिज्या कितनी है 8, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, आप बोलोगे 16। कितनी है 16। अरे भाई मान जा। तो देखिए, और मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, एक स्पर्शी, यहाँ से खींच लेते हैं हम टेंजेंट। भाई ये टेंजेंट तो गलत खींच दी, तो इसको सही से खींचते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए आप क्लास में। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए ना बिल्कुल इसी प्रकार लिखी हुई, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भैया, है कि नहीं।
तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त एम है, तो इस वृत्त का नाम है एम, बोला है इसने। और इस वृत्त 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त है एन, तो ये आपका एन है। और यहाँ पर सेंटर सपोज O1 है और यहाँ पर सेंटर सपोज O2 है। तो कोई समस्या है? आप बोलो कोई समस्या नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये बाहर रूप से स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर स्पर्श कर तो दिए हमने, है कि नहीं, यहाँ पर ये स्पर्श है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। मान लीजिए P और Q वे बिंदु हैं जहां पर उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा वृत्त है, मतलब P ये पॉइंट है और Q ये पॉइंट है, जहां पर वृत्त M और N को स्पर्श करती है। ये बिंदुओं के नाम बता दिए। P पर तो वृत्त M को स्पर्श करती है और Q पर वृत्त N को स्पर्श करती है, बिल्कुल। अब त्रिज्या आपके सामने कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर, और दूसरी त्रिज्या दी है 16। तो ये हम इस काम को निपटा लेते हैं, पहले दोनों त्रिज्या खींच लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बोल लोगे भैया ये आपको दे रखी है कुछ, और ये आपको कुछ दे रखी है, और आप इसको मिला लोगे, है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई आपको। और इसका सेंटर तो कुछ बोला नहीं है ना, तो मत बोलो। अब ये त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो 8 सेंटीमीटर बोल देते हैं इसको, और ये आपको दी है 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है स्पर्शी की लंबाई। तो स्पर्शी क्या है आपके सामने? पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई पूछी है आपसे, तो पी क्यू है कितना? तो आप बोलोगे 2 अंडर रूट R1 R2। तो यहाँ से पी क्यू बराबर आ जाएगा 2 अंडर, आपको ये बता दिया ना मैंने फॉर्मूला अच्छे से, 8 × 16 2। अब देखिए 16 तो बाहर आ जाएगा ना, 4, 8 को लिख सकते हो 4 दूनी 8, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और भीतर 2 रह जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू की लंबाई आ गई, बिल्कुल बढ़िया। तो अगर आप देखोगे हमने पीछे जितनी भी सीरीज, हमने हमारी जो सीरीज है जितने भी लेक्चर लिए हैं उनमें सबसे आसान प्रश्न शायद यही था, है नहीं? अगर आपको फॉर्मूला आता है तो 2 अंडर रूट R1 R2, और ये प्री में आते हैं, ये जो CGL प्री एग्जाम होता है इसमें बहुत आते हैं इसी प्रकार, यही लेवल रहता है उसमें। लेकिन ये CDS में भी है, अब आप देख सकते हो लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न ये है, अब था क्या, वही बिल्कुल सीन है, वही डायग्राम बनाना आपको, वही स्टेटमेंट है, सब चीज सेम है कि नहीं? मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। तो इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो इसको हम यहाँ रखते हैं बढ़िया से, यहाँ से दिख तो रही है ना आपको प्रश्न, विजुअल है, बिल्कुल विजुअल होगा। तो अब हम चलते हैं इधर, ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल को हम ले आते हैं यहाँ पर, और इसको हटा देते हैं, और हम दूसरा सर्कल ला रहे हैं क्योंकि हमारा है तो पिछला वाला ही प्रश्न। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि हम इसको क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पिछला स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड है ये प्रश्न भी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, एक की त्रिज्या आपकी 16 दे रखी है क्वेश्चन में, और एक की त्रिज्या आपकी 8 दे रखी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यही समस्या है हमारे सामने। अब इसमें फर्दर कुछ आगे पूछ रखा है, और आपके सामने एक टेंजेंट है, और उस टेंजेंट को कुछ इस प्रकार से खींच लेना। सपोज ये आपके सामने टेंजेंट है, ये टेंजेंट नीचे वाले सर्कल को तो टच ही नहीं कर रही, आपको बिल्कुल फील आ जाएगा, बिल्कुल एकदम आराम आराम से आपके सामने डायग्राम बनाया जा रहा है। ये पॉइंट P था, ये पॉइंट क्यों था, बिल्कुल। और इनकी टेंजेंट दे रखी थी आपको कितनी कितनी, ये 8 है, और ये आपके सामने थी 16, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थी आपकी डिस्टेंस 8 + 16। अब देखिए, अब ये कह रहा है वृत्त M का केंद्र है U, वृत्त M और N के केंद्र दिए हैं U और V, मतलब M का केंद्र है U और N का केंद्र है V। तो आपने कही बिल्कुल M वृत्त, तो इसको बोला था ना हमने, देख लेते हैं एक बार पीछे भी गलत हो जाए, तो आप बोलोगे देख लेते हैं भाई।
तो एम वृत्त यही था बिल्कुल, ये वृत्त एम था और ये वृत्त आपका क्या है, एन है। ठीक है जी। हमारा प्रश्न कहाँ गया भाई? तो हमारा प्रश्न, एक सेकंड टाइम दो भाई थोड़ा सा। हाँ यही वाले, यही तो कर रहे थे हम। तो ये खुल क्यों नहीं रहा? ये आ गया। अब देखिए ये आपके सामने प्रश्न है। देखिए इस वाले जो सर्कल का नाम था, इस वाले सर्कल का नाम था आपका एम, और इस वाले सर्कल का नाम क्या था, तो एन था। अब आप देखिए कि वृत्त एम का केंद्र है यू, तो एम का केंद्र जो है वो यू है, और वृत्त एन का केंद्र है वी, वृत्त एन का केंद्र है वी। अब कह रहे हैं हम पी क्यू यू और वी से बनाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पी क्यू यू वी, इस चतुर्भुज का आपसे क्या पूछा, एरिया। तो हम इस चतुर्भुज का एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसको किस प्रकार फाइंड आउट करें। तो आप ये बताइए मुझे कि पी से लेके यू तक की डिस्टेंस क्या है, मतलब इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। तो क्या आप मुझे ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो? आप बोलो कौन सी, यू से लेके वी तक की? तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये कितनी होगी, 8 + 16। तो 8 + 16 कितना होता है भैया? तो आप बोलोगे 24। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार पी क्यू अभी हमने निकाला था, तो आप बोलोगे निकाला तो था, तो वो कितना निकाला था? तो आप बोलोगे वो जो निकाला था हमने, 2√8 × 16 मतलब 2 4 2√2, 4×2 = 8×2 16√2। तो मतलब पी क्यू की वैल्यू निकाली थी ना हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे बिल्कुल 16√2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये है आपका 16√2। तो इसमें कोई समस्या? तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है। तो पी क्यू है 16√2 सेंटीमीटर। अब आप ये बात बताइए मुझे क्या करना है, इस चतुर्भुज की क्या निकाल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एंगल आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे 90, और ये भी कितना है, तो आप बोलोगे 90। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अगर खींचूँ एक लाइन और मैं यहाँ से मिला दूँ तो कोई समस्या? तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक सर्कल आपके सामने ये बन गया, एक मतलब सॉरी, एक आपके सामने ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया। आपके सामने दो ट्राइंगल है ना, आप बोलोगे बिल्कुल। तो मतलब मैंने क्या करा, ये जो आपके सामने क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू वी यू, इसको मैंने दो पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो आप बोलोगे बिल्कुल दो पार्ट्स में, कौन कौन से में? एक तो ट्राइंगल पी, एक तो यू पी क्यू, यू पी क्यू, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है आपके सामने, यू वी क्यू, यू वी क्यू। तो क्या कर लिया हमने, दो ट्राइंगल्स में इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो आप बोलोगे बिल्कुल दो ट्राइंगल्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और बात बन जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल बात बन जाएगी। तो अगर आप गौर से देखोगे, ट्राइंगल यू पी क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके सामने कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का तो एरिया निकाल सकते हो, मतलब ट्राइंगल यू पी क्यू का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 लैक्स की मल्टीप्लाई, लैग माने 8 मल्टीप्लाई बाई 16√2,
और ये क्या बार कट जाएगा, 4 बार, और 16 चौका 64, 64 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आधा काम तो हो गया, मतलब 64 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आने वाला है, हमारा एरिया आने वाला है ट्राइंगल यू पी क्यू का। अब इसी प्रकार हमें यू वी क्यू का एरिया निकालना, लेकिन यू वी क्यू में ना तो ये राइट एंगल है, ना यहाँ पर राइट एंगल है, और ये राइट एंगल पूरा है, इतना तो राइट एंगल नहीं है, मतलब यू वी क्यू इज नॉट अ राइट एंगल। इसका मतलब ये बात भी आपको समझनी है, जो ट्राइंगल यू वी क्यू है ये राइट एंगल नहीं है, तो इसका मतलब इसका एरिया आप ऐसे मत निकाल देना, तो राइट एंगल नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है मैंने आपके सामने। तो आप बोलोगे महत्वपूर्ण कैसे भैया, महत्वपूर्ण ऐसे है ये कि आप बच्चे क्या होते हैं ना, इसका एरिया जैसे निकाला वैसे इसका निकालो, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं है। अब क्या करना कि ये वाली लेंथ आपके सामने है 24, ये वाली लेंथ आपके सामने 16, तो ये वाली लेंथ और निकालनी है, तो मैं इसको फट से निकाल सकता हूँ। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी भैया, ट्राइंगल यूपी क्यू में पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस से निकलेगी। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, ये 8 दे रखी है और ये आपको देख रखी है 16 √2, तो आप इसको लगा सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो पी यू कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखी है 16 √2। तो ये बात तुम्हें याद रखना कि पी यू दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर एंड पी क्यू दे रखी है 16 √2। अब आपको क्या करना है, आपको क्यों यू निकालनी है, तो क्यों यू, यही तो मुद्दा है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो मैं आपको ये चीज निकालना सिखाता हूँ, है कि नहीं। पी पे राइट एंगल लेना आपके सामने, तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल बना रहा हूँ, तो आप बोलोगे ये राइट एंगल बना दिया जी हमने। और हम इसका नाम रख देते हैं, ये जो है पॉइंट पी है, क्योंकि पी पे राइट एंगल है ना, ऊपर वाला ट्राइंगल को ही कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यू है और क्यू है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये यू है सपोज और ये क्यू है। तो पी यू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है और पी क्यू आपको दे रखी है 16 √2, तो आपको क्यू यू तो निकालनी है। तो आप बोलो बिल्कुल, मैं ट्रिपलेट के बारे में आपको पिछली कक्षा में सिखा रखा, आप जाकर देख सकते हो, तो मैं उसको यहीं पे उसका यूज करने वाला हूँ। आप इस 16 को कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 √2, और इस 8 को कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 8 × 1। अब देखिए 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, तो 8 क्यों में भी आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब 2 √2 और 1, इन दोनों में लगा सकते हो आप पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का मतलब आप समझते हो कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो इसका वर्ग कितना, आप बोलोगे 2 √2 8 और इसका 1, तो 8 और 1 9, और 9 बाहर आएगा तो 3, तो मतलब ये होगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो ये होगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि जो क्यू क्यू यू है, क्यू से लेके यू तक ये 24 सेंटीमीटर होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप गौर से देखिए, यू वी क्यू आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजा पता है आपको, ये 24 है, ये 24 है, और ये है आपके सामने 16। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्राइंगल का एरिया और निकालना है हमें, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे मेरे पास एक ट्राइंगल है, मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और वो कुछ इस प्रकार है कि उसकी दो साइड तो सेम है, तो मतलब आइसोसेलेस है ना। मैं यहाँ पर भी हीरोन फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, है कि नहीं। मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये तरीके एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे, बहुत जल्दी। जब आप खुद से इन प्रश्न को काढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी आ रहे हैं इनका आंसर। तो ये 24 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है और एक है 16 सेंटीमीटर। तो कोई समस्या, यही तो ट्राइंगल वो वाला है, वर्टेक्स अलग ले लिए, मतलब ये जो ट्राइंगल है वही ट्राइंगल वो वाला है, क्योंकि तीनों साइड ये वही है जो उस ट्राइंगल में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ पर क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर, तो कोई समस्या, तो आप बोलो कोई समस्या नहीं है कि नहीं। तो ये जो आपके सामने होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और मैंने बताया था यही परपेंडिकुलर है और यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, क्योंकि आइसोसेलेस है ना। तो आइसोसेलेस समद्विबाहु, इसकी वजह से जो ये लाइन मैंने खींची सपोज एडी, तो एडी ही क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, और एडी ही क्या है, मीडियन,
एल्टीट्यूड माने परपेंडिकुलर, ये तो पता है ना आपको, इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है मीडियन, और इसी को बोलते हैं हम एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, और इसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। तो ये सारी बातें, ये जो चारों चीजें, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाई सेक्टर और परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, एडी का सब है आइसोसेलेस में। और आइसोसेलेस मैं आपको पिछली कक्षा में सिखा चुका हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये मीडियन है तो क्या आप बता सकते हो बी से लेकर डी तक की दूरी, तो आप बोलोगे ये होगी 8। और मैं आपसे पूछूं डी से लेकर सी तक की दूरी, तो आप बोलोगे ये भी 8। अब दोनों लेंथ कितनी होंगी, तो आप बोलोगे ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब आपसे मैं पूछूं कि ये वाली लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे इस 8 को लिख सकते हैं हम 8 तिया 24, और इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 1, तो 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है, तो यहाँ भी 8। और भैया 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया तो अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को लिख सकते हो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो आप बोलोगे ये कैसे लिख दी लाइन, तो भाई आप पिछली लेक्चर जा करके देखो, मैंने डिटेल में ट्रिपलेट के बारे में समझा रखा, वहाँ पर अगर आप ढंग से देखोगे ना तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। आप एक बार पिछली कक्षा को जाकर देखो तो सही। तो एडी आपके सामने क्या 8 रूट 8, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आइसोसेलेस का एरिया क्या होगा, तो मैंने आपको सिखा रखा है ना 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट है नहीं। बेस कितना आपके पास 16 और हाइट कितनी है 8 रूट 8, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात सत्य है। तो अब ऐसा तरीका तब लगाना है जब आपके पास स्केलन ट्राइंगल हो। कैसा ट्राइंगल, स्केलन, स्केलन ट्राइंगल है अगर आपके पास, तब ये वाली मेथड लगाना। और अगर आपके पास भाई साहब आइसोसेलेस है ना, तो आप सीधा क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसकी मल्टीप्लाई सीधा इसमें। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो होगा ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 8 64 अंडर रूट 8, और 8 को भी तोड़ सकते हो ना आप फर्दर, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगा 128। क्या बन जाएगा मित्र, 128 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चल रहे हैं प्रश्न की तरफ। तो अब देखिए ट्राइंगल जो ये वाला था इसका एरिया तो आ गया 64 रूट 2, और ये जो ट्राइंगल था आपका क्यू यू बी, देखिए ट्राइंगल जो है यू वी क्यू, इसका एरिया मैं निकाल चुका हूँ, तो आप बोलोगे कितना आया था, अभी निकाला था ना। ट्राइंगल यू वी क्यू, इसका जो एरिया था वो था 164 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। अब आपके सामने जो ट्राइंगल, आपके सामने जो क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू वी यू, इसका एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल पी क्यू यू का एरिया प्लस ट्राइंगल क्यू वी यू का एरिया। अब इन दोनों का आप जोड़ लो, तो आपके सामने आंसर, आपने इसका निकाला तो आया 64 रूट 2, और आपने इसका निकाला तो आया 164 रूट 2, तो है कि नहीं, 164 ही था ना, 164 नहीं था शायद, कुछ और था, देख लेते हैं। 128, सॉरी 128 था, 128 128, अभी गड़बड़ हो जाती है भैया, है कि नहीं। 128, 128, 128 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस क्वाड्रिलेटरल का बताओ, तो आप बोलो क्वाड्रिलेटरल का तो निकला पड़ा है कि नहीं। अगर क्वाड्रिलेटरल, नीचे लिख लेते हैं ना साफ साफ, क्वाड्रिलेटरल क्या था आपके सामने, पी क्यू वी यू का जो एरिया है वो है, एक आया था 64 रूट 2 प्लस एक आया था 128 रूट 2, और जोड़ लो 64 128 कॉमन, 64 128 रूट 2 में रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो भीतर बचेगा 64, 128 जोड़ोगे, यहाँ पर भी गलत डाल लिया गया भैया, कितना था एरिया 64 रूट 2 ये भैया, और ये कितना है 128 रूट 2, सही है तो है, सही तो है कि नहीं। तो 8 4 12 हासिल है 1, 12 6 18 और 1 9,
192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। भैया इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। मैंने इस क्वेश्चन में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट खोल दिए एक एक कर कर। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन तो इतना सारा लंबा है, तो लंबा नहीं है। देखिए पी क्यू वी यू का एरिया निकालना आपको, बोलोगे आप बिल्कुल। तो आपके सामने ट्राइंगल यू पी क्यू है और आपके सामने यू वी क्यू है। अगर आपके सामने यू पी क्यू ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है। तो पी क्यू है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पी यू है। तो 1/2 8 मल्टीप्लाई बाई 16√2, ये तो हो जाएगा आपका एरिया किसका, पी क्यू यू का। अब मुद्दा आया यू वी क्यू का। तो आप बोलोगे 24 24 16। तो यहाँ से आप डालिए परपेंडिकुलर, तो ये 8 ये 8 और ये है 24। 24 को लिखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये लिख आपके सामने 8 है ही। तो 8 ये भी है 8 ये भी है। तो जो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो 8 उसमें भी आ जाएगा। 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया 8, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में √8। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 8 मतलब 64 मल्टीप्लाई बाई 8, और 8 को लिख सकते हो आप 2√2। तो 128 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 128 मल्टीप्लाई बाई 2 एरिया आ जाएगा इसका। और यहाँ इसका कितना आया था 64√2, इसका आया था 128√2, तो एरिया हो जाएगा 192√2। तो ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, 30 सेकंड का सवाल है मात्र। बस आपको करना क्या है, आपको ये सारी बातें आनी चाहिए तभी तो होगा, है कि नहीं। अगर ये बातें नहीं आती तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया। मैंने आपसे बोला था ना कि आज का जो प्रश्न है वो बड़ा ही सरल है, तो ये बात मैंने आपको बताई। अब जो है हम 3 जो प्रश्न हैं हम समझते हैं अब राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। तो आप बोलोगे बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित समझ लेते हैं। भैया ये जो आपके सामने दिया है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जो B पर समकोण है। मान लीजिए BC पर P बिंदु इस प्रकार है कि BP और PC बराबर है, तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ये 45, और ये वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है। तो पहले इससे रिलेटेड हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने बना दिया एक ट्राइंगल। तो ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल, और मैंने वर्टेक्स के नाम रखे हैं, वर्टेक्स ABC। और मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा ट्राइंगल है, ये कैसा भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल त्रिभुज जो ABC है, चाहे वो स्केलन हो या वो आइसोसेलेस हो या वो इक्विलेटरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे बहुत बढ़िया। हिंदी वालों के लिए विषम बाहु, और ये समद्वि बाहु, है कि नहीं। इसको क्या बोलोगे, समद्वि बाहु, और इसको आप बोलोगे समबाहु। देखिए मैंने क्या खींचा, एक यहाँ से मीडियन। तो मीडियन तो समझते हो ना आप, एक ऐसी रेखा जो सामने वाली साइड को बीचों बीच में ले जाकर, जैसे सपोज यहाँ पर ये बीचों बीच मिल रही है, जितना ये है उतना ये है। सपोज ये पॉइंट D है, तो मतलब BD इक्वल्स टू DC, दैट मीन AD इज मीडियन। मीडियन का मतलब माध्य का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे की तरफ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं ट्राइंगल ABD का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया, इनमें रिलेशन क्या होगा। क्या पूछ रहा हूं मैं, ट्राइंगल ABD, क्या बोल रहा हूं दोस्त, ट्राइंगल ABD का एरिया और ट्राइंगल ADC का एरिया। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो कुछ चीज़ गिवन ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कुछ चीज़ गिवन है, इनमें क्या कोई रिलेशन बन सकता है। तो हाँ एक रिलेशन बनता है, ये दोनों बराबर होंगे। अब आपको पहले तो ये बात याद करनी है, फिर समझनी है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल में, बोलिए, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से क्या अगर आप किसी भी ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से क्या खींचते हो आप, अगर आप खींचते हो मीडियन, मीडियन का मतलब माध्य का,
ए से लेकर डी तक आपने क्या खींची, माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये बात तो हम सीख चुके हैं। तो आपके सामने दो ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल, मतलब ट्राइंगल ए बी डी का एरिया जो होगा वही ट्राइंगल ए डी सी का एरिया होगा। तो ये वाली बात मैं आपको बता रहा था। मतलब क्या बोला मैंने कि मीडियन जो होती है ट्राइंगल को दो बराबर क्षेत्रों में विभाजित करती है। मतलब मीडियन क्या होती है, मीडियन मीडियन जो होती है ट्राइंगल को दो किसमें काटती है, बराबर क्षेत्रों। मतलब ये जो होती है एरिया बाइसेक्टर होती है, एरिया बाइसेक्टर, एरिया बाइसेक्टर। हिंदी में बोलेंगे हम इसको क्षेत्र द्विभाजक, क्षेत्र द्विभाजक। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब ये बात आई कहाँ से, तो इस बात को समझते हैं। अब हमारे सामने है एक ट्राइंगल, हमने ये क्या खींच लिया, एक ट्राइंगल। और ये कोई सा भी ट्राइंगल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे इक्विलेटरल, मतलब विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं क्या खींच रहा हूँ, एक मीडियन खींच रहा हूँ, वर्टेक्स से क्या खींच दे रहा हूँ, मीडियन। मीडियन का तो मतलब आप समझते हो ना, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। कई बार बता दिया आपको मीडियन का मतलब, और ये मैंने खींच दी मीडियन, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और यहाँ से मैंने पॉइंट ए डी, और बी डी और डी सी क्या है, बराबर है, जब तो ए डी मीडियन होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि मीडियन जो है किसी भी ट्राइंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब जितना एरिया ए डी बी का होगा उतना ही ए डी सी का होगा। अब ऐसा हो क्यों रहा, तो इसके लिए आपको एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये जो लाइन है ना, ये ऐसी खींचो जो बी सी के पैरेलल हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल खींच सकते हैं, जो बी सी के क्या हो, पैरेलल हो। तो बी सी के क्या हो, पैरेलल। तो आपने बोला बिल्कुल, तो ये जो लाइन है ये बी सी के क्या है, पैरेलल। तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल ए बी सी, ये कहाँ बना है, तो आप बोलोगे इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में। और ये दोनों लाइन कैसी हैं, तो आप बोलोगे पैरेलल, समांतर। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में आप ट्राइंगल बनाते हो, दो समांतर रेखाओं के बीच में क्या बनाते हो आप, ट्राइंगल बनाते हो, तो ये जो ट्राइंगल होगा, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट, या तो बोलो आप ट्राइंगल ए बी डी की हाइट, या आप बोलो ट्राइंगल ए सी डी की हाइट, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट बराबर मानी जाएगी। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कहाँ बनने हैं, तो आप बोलोगे दोनों ट्राइंगल बनने हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। तो पैरेलल लाइंस के बीच की जो हाइट होती है वही हाइट तो होगी ट्राइंगल ए बी डी की, और वही हाइट होगी ए डी सी की। तो मतलब दोनों ट्राइंगल की हाइट होगी सेम। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से हाइट खींच दूँ, अगर मैं यहाँ से क्या खींच दूँ, परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे ये जो परपेंडिकुलर खींचा है ये दोनों ट्राइंगल की हाइट हो गई। तो आप बोलोगे बिल्कुल। और हम इसका नाम लिख देते हैं, सपोज ये कुछ भी है, ये हाइट है, मतलब ये क्या है, हाइट। अब मैं आपसे पूछूं, आप बताइए ट्राइंगल ए बी डी का एरिया बताइए, तो आप बोलोगे एरिया किसका, ट्राइंगल ए बी डी का होगा 1/2, बेस क्या है, आप बोलोगे बी डी, और हाइट क्या है, तो आप बोलोगे ये हाइट है। सपोज इसका मान हम h बोल देते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल h। अब इसी प्रकार मैं पूछूं ट्राइंगल ए डी सी का एरिया, तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2, बेस क्या है, तो आप बोलोगे डी सी, और हाइट क्या है, h। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ट्राइंगल है क्या नहीं, एरिया किसका, ए बी डी का, अपॉन ट्राइंगल ए डी सी का एरिया, तो बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल, एस से एस कैंसिल, तो बी डी अपॉन डी सी। और अभी मैंने बताया आपको बी डी और डी सी क्या है, तो आप बोलोगे बराबर है। बी डी और डी सी बराबर क्यों है, क्योंकि ए डी मीडियन है, मीडियन का काम क्या होता है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब बी डी और डी सी तो बराबर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई।
तो यहाँ से बी डी और डी सी बराबर है, मतलब यहाँ से आ जाएगा 1/1। तो बी डी से डी सी कट जाएगा ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो आप बोलोगे एरिया ट्राइंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ट्राइंगल ए डी सी। तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मीडियन जो होती है दो बराबर क्षेत्रफल में ट्राइंगल को विभाजित करती है। मतलब मीडियन क्या होती है, क्षेत्र द्विभाजक, क्षेत्र द्विभाजक। ये बात आपको समझनी है, क्षेत्र द्विभाजक। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने दिया है, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है और बी पर समकोण है। तो अगर बी पर समकोण है तो आप कैसे बोलोगे कि एबीसी एक क्या है, ट्राइंगल। ये आपके सामने क्या बना दिया, एबीसी एक ट्राइंगल। और बी पर क्या है, राइट एंगल। तो ए बी सी और बी पर क्या है, राइट एंगल। अब दूसरी बात क्या दे रखी है इसमें, मान लीजिए बीसी पर पी पॉइंट इस प्रकार है कि बीपी और पीसी बराबर है। मतलब बीसी पर एक पॉइंट पी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां से एक लेंथ खींचिए आप, जो इसको मिले पॉइंट पी पर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, पॉइंट पी पर खींच दी। और यहाँ से बीपी और पीसी क्या है, बराबर। मतलब एपी क्या है, इसका मतलब एपी आपके सामने मीडियन दे रखी है। क्या दे रखी है, मीडियन। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। मीडियन को क्या बोलते हैं, माध्यिका। और फिर दूसरी बात क्या दी है कि बीपी और पीसी बराबर है। फिर ए बी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ए बी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और बी ए पी दी है 45, बी ए पी दी है 45। और बी ए पी कितनी दी है आपको, 45। अगर आप गौर से देखोगे तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 45। ये भी तो 45 डिग्री होगी, आप बोलोगे बिल्कुल। क्योंकि 90 45 45, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो आप बोलोगे बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करें सी ए पी की, तो सी ए पी ये आपको थीटा गिवन है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हमसे पूछा क्या है इस प्रश्न में, तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहले पूछा आपसे टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, अब ये बात समझिए कि ये 45 है, ये 45 है। तो ए बी पी कैसा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें दो भुजा बराबर होती हैं, है कि नहीं, सेम एंगल के संगत भुजा। तो इसके सामने अगर आपको 10 सेंटीमीटर दी है तो इसके सामने बीपी भी 10 होगी। मतलब बीपी 10 है, अगर बी से लेके तक की क्या लेंथ रखी है, 10, तो पी से लेके सी तक की भी लेंथ क्या होगी, आप बोलोगे 10। तो क्यों, क्योंकि जितना बीपी है उतना ही पीसी है। मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बी से लेके सी तक की, तो आप बोलोगे 20। 10 और 10 20, तो ये हो जाएगी आपके सामने 20 सेंटीमीटर। अब मुद्दा है हमारा क्या निकालना, टेन थीटा निकालना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं कि आपको ये फॉर्मूला भी दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसका भी यूज करना है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो मैं निकाल सकता हूँ tan 45 प्लस थीटा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, मतलब tan ए, और tan ए बराबर क्या है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको tan थीटा का पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, लाल बटे कक्का, है कि नहीं, लंब बटे कण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन आधार मतलब बेस। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर कितना दिया, आप बोलोगे 20, और बेस कितना दिया, आप बोलोगे 10। बिल्कुल सिंपल। तो ये हो जाएगा 2/1, तो बिल्कुल सिंपल। अब ये बन गया tan a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला खोल दीजिए आप। तो आप बोलोगे tan a, याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 2। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप पर कंपोनेंडो डिविडेंडो आता है तो आप इजीली कर सकते हो।
तो आप बोलोगे 1 + tan थीटा बराबर 2 - 2 tan थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 tan थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर 1/3। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो आप बोलोगे आ गई। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है एसीपी गामा दिया आपको, तो स्ट्रक्चर देखिए आप। एसीपी क्या दिया आपको, गामा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या है हमारे सामने। तो ये है आपके सामने स्ट्रक्चर एसीपी। एसीपी ये वाला एंगल आपको क्या दिया, गामा। तो इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं, हमें निकालना टेन गामा। तो टेन गामा तो एक बार में निकल गया। आप बोलोगे कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर टेन गामा निकालूं एक लाइन में निकल जाएगा। टेन गामा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अगर आप गामा से देखोगे, तो आप बोलोगे कि गामा के सामने वाली साइड ए बी, और ए बी की लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और बेस क्या है बी से लेके सी तक। भाई गामा के लिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और गामा के लिए बी सी हो गया बेस। तो मतलब 10/20। तो आप बोलोगे बिल्कुल 10/20। परपेंडिकुलर 10 है और बेस है 20। तो टेन गामा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 1/2। तो टेन गामा भी निकल गया आपके सामने। तो यहां से टेन गामा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब हमारा लास्ट सवाल आज की कक्षा का ये है कि रेखाखंड एपी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और फिर कह रहा त्रिभुज एपीसी का जो परिमाप है वो 46 से अधिक है, और ये कह रहा कि एपीसी का जो क्षेत्रफल है वो 50 है। अब इसको हम बार बार पीछे देखेंगे तो इससे बढ़िया हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं यही। तो आप बोलोगे बिल्कुल। हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल था ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। और बी पर था समकोण, है कि नहीं, देख सकते हो आप पीछे। बी पर क्या था, समकोण। और ए बी सी ट्राइंगल था, और पी था ए पी थी मीडियन। तो आप बोलोगे बिल्कुल यही डेटा आपका गिवन था। ए बी सी, तो ये 90 है। और ये ए पी क्या है आपकी, मीडियन। तो आप बोलोगे बिल्कुल जितना बी पी है उतना ही पी सी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा 45 पीछे क्वेश्चन में, तो ये भी 45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 45 45 90, 90 और 90 180। और ये थीटा दे रखा है, ये गामा दे रखा है। ये वाली लेंथ ए बी आपको 10 दे रखी थी। तो अगर ए बी 10 है तो बी पी भी तो 10 होगी। आप बोलो क्यों, क्योंकि 45 के सामने जितना, 45 के सामने यहाँ पर भी उतना ही। तो हमने ये पीछे पढ़ लिया आइसोसेलेस में। और जितना बी पी है उतना ही पी सी है, तो मतलब ये भी 10 होगा। तो इसका मतलब बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे 20। कितना, 20। तो 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप मुझे बता सकते हो क्या ये कितनी होगी एपी, तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताओगे आप, तो आप बोलोगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से कैसे, कि भैया ये 10 है ये 10 है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि इसे लिखो 10 × 1, है कि नहीं, पीछे पढ़ा ना हमने पाइथागोरस लगाने का तरीका। इसे लिखो 10 × 1, और इसे भी क्या लिखो 10 × 1। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी 10 है। और एक और एक में लगा दो क्या, पाइथागोरस। तो आप बोलोगे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर √2। अगर ये बात आपको समझ में नहीं है तो आप पीछे से देखिए, बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। और जब हम 45 45 90 ट्राइंगल पढ़ेंगे तो आप उस टाइम पर और अच्छे से समझोगे कि 45 के सामने 1 यूनिट है, 45 के सामने 1 यूनिट है, 90 के सामने √2, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो √2 की हो जाएगी 10√2। तो ये बात हम समझेंगे जब 45 45 90 ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब मुद्दा ये है हमारा कि रेखाखंड एपी क्षेत्र त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि एपी क्या है, मीडियन। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो मीडियन होती है ना, जो मीडियन होती है, मीडियन क्या होती है, एरिया बाई सेक्टर। मतलब अगर मैंने एडी मीडियन खींची है तो ए बी डी और ए डी सी का एरिया बराबर होगा, चाहे कैसा ही भी ट्राइंगल से ही आपके सामने। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो पहली बात तो सही है। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आनी चाहिए। तो आप बोलोगे कैसे, कि आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ना, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है।
तो आपके सामने एक ऑप्शन 3 भी होगा सी, और एक ऑप्शन डी भी होगा। जिसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। जैसे इसमें देखो एक ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये होगा, और यहाँ पर भी कुछ दे रखा होगा, सपोज जैसे दे रखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर दे रखा होगा नन, है कि नहीं। तो या तो ये ऑप्शन होगा फिर या ये होगा, तो आप बोल रहे हो बिल्कुल। तो अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने कि त्रिभुज एपीसी का जो परिमाप है वो 46 से ज्यादा होगा, मतलब एपीसी का। देखिए मेरे पास एपी हैगी 10 रूट 2, मेरे पास पीसी भी हैगी 10, मेरे पास एसी नहीं है, तो आप बोलोगे एसी कैसे निकलेगी, तो ए से लेके बी तक 10 है ना, और बी से लेके सी तक 20 है, तो क्या आप एसी नहीं निकाल सकते पाइथागोरस से, बोलोगे बिल्कुल। आपने 10 को लिख लिया 10 गुणा 1, 20 को लिख लो आप 2 गुणा 10, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब 10 यहां भी है 10 यहां भी है, तो यहां पर भी 10 होगी, और 2 और 1 में पाइथागोरस लगानी है, 2 और 1 में, 2 और 1 में कैसे लगेगी, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, तो 10 रूट 5 सेंटीमीटर। ये बात पीछे पाइथागोरस में मैंने सिखा रखी है बच्चे ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एपीसी का पेरीमीटर क्या होगा, आप बोलोगे एपी प्लस पीसी प्लस सी ए, बोलिए एक बार, एपी प्लस पीसी प्लस सी ए, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो एपी कितना दिया था 10 रूट 2, देख लो आप ऊपर, एपी एपी दिख गया 10 रूट 2, आप बोलोगे बिल्कुल ये रहा एपी 10 रूट 2, ये रहा। और पीसी कितना है 10 है, तो पीसी है 10, पीसी है 10 प्लस, और भाई साहब आपके सामने क्या दे रखा है इसी 10 रूट 5, तो 10 रूट 5, और अब आपके सामने ये लाइन आ चुकी है, तो ये क्या है, तो ये बोलोगे आप पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, ऑफ ट्राइंगल एपीसी, तो ट्राइंगल एपीसी का ये है पेरीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए अब ये कह रहा है 46 से ज्यादा है या 46 से कम है। अब इस आप लाइन को देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला नंबर रूट 2, रूट 2 होता है एक इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। और मैं अभी बता दूं अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसको हम ना तो दशमलव में डिस्क्राइब कर पाए और ना ही भिन्न में। तो इसका मतलब रूट 2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो तो होती ही नहीं है, और ऐसे ही रूट 5 की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब जितनी भी अंडर रूट की संख्या होती हैं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा। अब इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है तो क्वेश्चन वाला आपको रूट 2 रूट 5 का मान बता देता है। अगर रूट 2 रूट 5 का मान नहीं बताएगा तो आपसे आंसर पूछेगा लगभग में, अप्रोक्सीमेट में। तो आप गौर से पढ़िए सवाल को, आपसे पूछ रहा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप 46 से ज्यादा है या नहीं है। तो ये प्रश्न है कि 46 से ज्यादा है या नहीं। अगर 46 से ज्यादा है तो कथन दो सही हो जाएगा, और 46 से कम है तो कथन दो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पेरीमीटर 46 है ये तो पूछ ही नहीं रहा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो आपसे निकलवा ही नहीं रहा। तो ये इसीलिए नहीं निकलवा रहा क्योंकि रूट 2 रूट 5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अपरिमेय संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। और अपरिमेय संख्या को हम सीखेंगे किसी अगले सेशन में। तो आप बोल रहे हो बिल्कुल। तो अब रूट 2 रूट 5 की वैल्यू आपको या तो याद कर लेनी है, क्योंकि ये बेसिक बात होती है। रूट 2 रूट 3 और रूट 5 ये 3 वैल्यू याद कर लो आप, या मैं इनका भी आपको तरीका भी बताऊंगा कि रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और रूट 3 की क्या होती है 1.732, और रूट 5 की कितनी होती है, इसकी होती है लगभग लगभग 2.236 बोल सकते हो आप, है कि नहीं। तो ये सारी वैल्यू बराबर नहीं है, ये है लगभग। तो इसीलिए हमको क्या लिखना चाहिए, इनमें लगभग लिखना चाहिए ना ये। तो ये बराबर का साइन हम गलत लगा रहे हैं, तो आप बोल रहे हो बिल्कुल लगभग लिखेंगे, है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे लगभग, या तो क्वेश्चन वाला बोल देगा और नहीं बोलेगा तो आपको ये याद होनी चाहिए। 3 बेसिक सी वैल्यू है तो ये तो याद कर लो आप, है कि नहीं। ये आगे भी इसी प्रकार बढ़ती जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं, तो इसीलिए हम इनको लगभग बोल रहे हैं। तो ये 2.236, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो अब यहां से 10 यहां से 10 यहां से 10 यहां से क्या आ गया, तो आप बोलोगे कॉमन आ गया। तो भीतर क्या बचा, रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 5। अब आपको क्या करना 10, अब आपको इस मटेरियल की वैल्यू चाहिए,
तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो रूट 2 की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे रूट 2 का मान है 1.414। एक एक को तो आप ऐसे लिख सकते हो 1000, और रूट 5 को क्या लिखोगे? तो आप रूट 5 को लिखोगे 2.236, 2.236, है कि नहीं? तो 6 4 क्या होता है? 10, हासिल का लग गया 1, 1 और 3 होता है 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, और 2, 1 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4.650। तो ये जो वैल्यू आई है आपके सामने 4.650, और जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 46.5। और ये कैसा आएगा? अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग में आएगा, लगभग में। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? ये कैसा आएगा? लगभग में। तो अगर आप अब गौर से देख पा रहे हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई? तो आप बोलोगे 46 से तो ज़्यादा आई, 46 से तो ज़्यादा आई। तो इसका मतलब ये त्रिभुज एपीसी का जो परिमाप है वो 46 से ज़्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये जो प्रश्न था इसमें रूट 2 और रूट 5 की वैल्यू एग्जामिनर ने आप जानकर नहीं दी, ताकि वो देखना चाहता था कि आपको रूट की वैल्यू ये 2 3 4 की पता भी है या नहीं। और अगर आपको ये वैल्यू निकालनी हो का मतलब क्या है? कि आपको याद ना हो। अगर कभी रूट 17 की वैल्यू आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। देखिए, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, इससे एग्जैक्ट नहीं निकलती। क्या नहीं निकलती? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो पहली बात होती ही नहीं है। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो ना, आप लगभग में बता सकते हो, करीबी आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो जुगाड़। तो इसकी मेथड कैसे निकालोगे? कि रूट 5 की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो आप इसके पास एक ऐसा नंबर ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे रूट 4 है या फिर रूट 9 है। तो आपको रूट 4 या रूट 9 में से कोई एक लेनी है। और ध्यान रखो, ऐसी वैल्यू लेकर जो रूट 5 के करीब हो। जैसे रूट 17 की निकालनी है, तो रूट 17 से पहले पहले है रूट 16, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 आ जाता है बाहर। आप बोलोगे बिल्कुल। और या रूट 17 के आगे है रूट 25, तो इसका मतलब 25 तो दूर है ना, तो रूट 16 लेना पड़ेगा आपको। अगर आप 25 से करोगे तो भी वैल्यू आएगी, लेकिन वो दूर आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, एग्जैक्ट से थोड़ा दूर आएगी। तो आपने बोला बिल्कुल। तो रूट 5 को लिख लो, रूट 4 प्लस रूट 1। हालांकि आप ऐसे लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लिख सकते, पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेथड है, ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक। तो ये बात आप समझिए। अब देखिए, रूट 4 प्लस 1, अब आपको क्या करना? 4 बाहर आ जाएगा 2, और 2 का दुगना लिखना बटे में 4। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये 2 आ गई, और 1 को भाग देते हो तो 0.25 आ गई। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25। तो लगभग लगभग इतनी तो थी, 2.23 थी वहां पर, यहाँ 2.25 आ गई। अगर आप 9 से निकालोगे तो थोड़ा सा और दूर आएगी, 2 दशमलव समथिंग आएगी। तो बस आपको इतना आना चाहिए। अगर आपसे कल को पूछ ले रूट 8 की वैल्यू, तो आपको घबराना नहीं है, आपको लिखना है रूट 9 माइनस 1। 9 में से 1 गया 8, और इस ये बाहर निकल कर 3, तो बटे में हो जाएगा 6। तो यहाँ से 9 की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक 6 को डिवाइड कर लोगे आप, तो ये आ जाएगा 1/6। और 6 थी 18, 18 में से 1 गया 17/6। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो आपने बोला ये बात तो बड़ी मस्त है। तो अब आपको समझ में आ गया? तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, कि त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या जी? त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना त्रिभुज एबीपी का होगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि भैया दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, और ये बात हम यहाँ पर बता भी चुके हैं। तो ये बात तो सही है। तो अब देखिए, मैं इसका निकाल सकता हूँ, राइट एंगल है, तो 10 × 10, तो आप बोलोगे 100, है कि नहीं? एबीपी का क्या निकालना है? एपीसी का। तो भैया मैं बोलूंगा, मैं एपीसी का नहीं निकालूंगा, मैं तो निकालूंगा, तो ये स्टेटमेंट 3 है भैया, है कि नहीं? मैं निकालूंगा त्रिभुज एबीपी का एरिया, क्योंकि ये एबीपी का एरिया बराबर है त्रिभुज एसीपी का एरिया। एपीसी, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, है कि नहीं? त्रिभुज एपीसी, तो देख लेते हैं, कभी नाम हम गलत बोल रहे हो। एबीपी और एपीसी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर भी एक बार आप जाकर देख लो। तो त्रिभुज एपीसी का एरिया और एबीपी का एरिया बराबर होगा ना? तो बिल्कुल। अब एबीपी का एरिया है कितना? तो आप देखिए, एबीपी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो 1/2 दोनों लेग्स के मल्टीप्लाई। तो आप बोलो 1/2 दोनों लेग्स के मल्टीप्लाई। लेग्स क्या है? ए बी और बीपी, तो 10 × 10, तो 1/2 10 × 10, तो 1/2 10 ×
10, तो ये होगा आपका त्रिभुज एपीसी का एरिया। तो आप काटिए, 2 से 5 बार कट गया तो 50 आ गया। तो भाई साहब त्रिभुज एपीसी का एरिया आपके सामने कितना आ गया, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और यहीं हम क्लास को क्या करते हैं, एंड। तो अब आप देख सकते हो हमने सारे कॉन्सेप्ट 1 बाई 1 सीखे, फिर उनके ऊपर क्वेश्चन करे। हालांकि जो पहला कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक बात समझाने के लिए सारी उसकी बातें बताई। तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आज का हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे, और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू।